श्रुतिपीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज हम 19 जनवरी के द हिंदू अखबार का विश्लेषण करेंगे। हमारे सामने 3 ऐसी खबरें हैं जो सतह पर तो बिल्कुल अलग अलग दिखती हैं। एक तरफ असम में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ दिल्ली का दम घोटता हुआ प्रदूषण और तीसरी खबर है जम्मू कश्मीर से एक सिक्योरिटी ऑपरेशन की। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाके देखें तो इन तीनों की जड़ में एक ही सवाल है, विकास, पर्यावरण और सुरक्षा। इसके बीच हम संतुलन कैसे साधें? बिल्कुल सही कहा। और ये एक ऐसा सवाल है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे जरूरी सवालों में से एक है। हाँ। ये तीनों खबरें एक तरह से इसी तिकड़ी की केस स्टडीज हैं। काजीरंगा में हम ये संतुलन बनाने की एक बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश देख रहे हैं। राइट। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जब ये संतुलन पूरी तरह खो जाता है तो नतीजा क्या होता है। और किश्तवाड़ हमें याद दिलाता है कि ये दोनों चीजें तभी संभव है जब सुरक्षा यानी सिक्योरिटी उस पूरे इक्वेशन की पहली शर्त हो। तो चलिए आज की चर्चा इन्हीं 3 केस स्टडीज के इर्द गिर्द रखते हैं, और वो भी खास तौर पर यूपीएससी के नजरिए से। तो पहली केस स्टडी से शुरू करते हैं। असम, काजीरंगा। यहाँ 6,957 करोड़ रुपए के एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। अब एक 86 किलोमीटर लंबा 4 लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका जो सबसे खास हिस्सा है वो है 35 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच से गुजरेगी। हाँ, और ये एलिवेटेड शब्द यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। सड़क जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से ऊपर बड़े बड़े पिलर्स पर बनाई जाएगी। तो आप सोचिए, ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और नीचे जंगल के जानवर, हाथी, गैंडे, बाघ, वो सब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के अपने रास्तों पर चल रहे हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये विकास और वन्य जीव संरक्षण को एक साथ लाने की एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग और इकोलॉजिकल कोशिश है। सुनने में तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन जैसा लगता है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 86 किलोमीटर लंबा जो सालों तक चलेगा, वो खुद उस नाजुक इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होगा? सालों तक कंस्ट्रक्शन का शोर, पोल्यूशन, भारी मशीनें। ये एक बहुत ही वैलिड और ज़रूरी सवाल है, और इसका जवाब शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन में छिपा है। ओके। हाँ, ये सच है कि निर्माण के दौरान उस इलाके में उथल पुथल होगी, इसे हम नकार नहीं सकते। इसीलिए तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA की भूमिका इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा। उसमें ये तय किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन का काम कम से कम नुकसान के साथ कैसे किया जाए। पर अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो अभी वहाँ जो ज़मीनी हाईवे है वो जानवरों के लिए एक परमानेंट मौत का जाल है। हर साल सैकड़ों जानवर गाड़ियों से कुचलकर मर जाते हैं। तो ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है वो उस परमानेंट समस्या का एक परमानेंट समाधान है। तो बेसिकली हम कुछ सालों की अस्थायी परेशानी को एक स्थायी समाधान के लिए स्वीकार कर रहे हैं। राइट। और ये सिर्फ गैंडों की बात नहीं है ना? काजीरंगा का सिर्फ एक सींग वाला गैंडा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक पूरा इकोसिस्टम है। एग्जैक्टली। ये कॉरिडोर पूरी फूड चेन की रक्षा करने में मदद करता है, बाघों से लेकर हिरणों तक। ये सुनिश्चित करता है कि उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी एक हाईवे की वजह से टूट ना जाए, फ्रैगमेंट ना हो जाए। और यहीं पर हम यूपीएससी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर इसे सिर्फ एक किताबी शब्द की तरह नहीं देखना है। ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहस को एक नए लेवल पर ले जाता है। पहले क्या होता था, हम सड़क बनाने के लिए जंगल काट देते थे और फिर कहते थे कि हम इसकी भरपाई के लिए कहीं और 100 पेड़ लगा देंगे। हाँ, कॉम्पनसेटरी कॉन्जर्वेशन। बिल्कुल। लेकिन ये प्रोजेक्ट उस सोच से एक कदम आगे है। ये कह रहा है कि हम पेड़ नहीं काटेंगे, हम सड़क को ही इकोसिस्टम के हिसाब से रीडिजाइन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये इंटीग्रेटेड डिजाइन का कॉन्सेप्ट है। हाँ, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे एस्पिरेंट्स को समझना ही होगा कि विकास को पर्यावरण का दुश्मन नहीं बल्कि उसका हिस्सा कैसे बनाया जाए। अच्छा, इसी खबर में एक पॉलिटिकल एंगल का भी जिक्र है। प्रधानमंत्री ने असम सरकार की तारीफ की और पिछली सरकारों पर उपेक्षा का आरोप भी लगाया।
एक एस्पिरेंट को इस हिस्से को कैसे देखना चाहिए? देखिए, हमें किसी भी पॉलिटिकल बयान का पक्ष नहीं लेना है। इसे गवर्नेंस और पॉलिसी कंटिन्यूटी के नजरिए से देखना चाहिए। जब सरकार किसी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षण से जोड़ती है, तो वो ये दिखा रही है कि विकास अब सिर्फ सड़कें और पुल बनाना नहीं है, ये एक होलिस्टिक विजन का हिस्सा है। एक भावी प्रशासक के लिए ये समझना जरूरी है कि नीतियां कैसे बनती हैं और उन्हें जनता के सामने कैसे रखा जाता है। तो काजीरंगा में हम एक भविष्य की तस्वीर देख रहे हैं जहां विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश हो रही है। बिल्कुल। लेकिन जब यही संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है तो तस्वीर कैसी दिखती है? इसका जवाब हमें हमारे आज के दूसरे विषय में मिलता है, दिल्ली, जो एक गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। हाँ, और दिल्ली की स्थिति वाकई बहुत भयावह है। रविवार को शाम 4 बजे शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स था, मतलब AQI, वो 440 था। 440? हाँ, ये सिवियर या गंभीर श्रेणी में आता है। और इसका जमीनी असर ये हुआ कि घने कोहरे और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई। 0? हाँ, 0। सफरदरजंग में सुबह 2:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक पूरे 6 घंटे आप अपने सामने खड़े इंसान को भी नहीं देख सकते थे। ये तो बहुत ही खतरनाक है। AQI 440, ये नंबर सुनने में बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। मतलब इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल, AQI 440 का मतलब सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो जहर है। बाप रे। WHO के मानकों के हिसाब से अच्छी हवा का AQI 50 से नीचे होना चाहिए। दिल्ली की हवा उससे लगभग 9 गुना ज्यादा जहरीली है। इसका मतलब है कि हर सांस के साथ आपके फेफड़ों में जहरीले कण जा रहे हैं जो आपको बीमार कर रहे हैं। और ये जो 0 विजिबिलिटी की बात है, अखबार में से लेकर एक एक्सप्लेनर बॉक्स भी था, लेकिन उसकी परिभाषा काफी टेक्निकल है। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। विजिबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। वैज्ञानिक इसे बहुत सटीक तरीके से मापते हैं। आप कल्पना कीजिए कि दूर कहीं एक बल्ब जल रहा है। कोहरा या स्मॉग एक डिमर स्विच की तरह काम करता है, जो उस बल्ब की रोशनी को कम करता जाता है। ओके। जब कोहरा इतना घना हो जाता है कि वो उस बल्ब की रोशनी को घटाकर उसकी ओरिजिनल ब्राइटनेस का सिर्फ 5% कर दे, तो उस दूरी को हम मेटियोरोलॉजिकल विजिबिलिटी कहते हैं। अच्छा। तो जब IMD कहता है कि विजिबिलिटी 0 थी, तो इसका मतलब है कि हवा में पोल्यूटेंट्स और नमी इतनी ज्यादा थी कि शक्तिशाली लाइट्स की रोशनी भी कुछ मीटर का फासला तय नहीं कर पा रही थी। मतलब ये सिर्फ कुदरती कोहरा नहीं था? नहीं, ये पोल्यूशन का एक जानलेवा कॉकटेल था। और सर्दियों में दिल्ली में ये हर साल की कहानी क्यों बन जाती है? एक शब्द का जिक्र है अखबार में, टेम्परेचर इन्वर्जन। ये क्या होता है? ये दिल्ली की सर्दियों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आमतौर पर क्या होता है कि जमीन के पास की हवा गर्म होती है और ऊपर की ठंडी, तो गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है और अपने साथ पोल्यूटेंट्स को भी ले जाती है। राइट। लेकिन सर्दियों में, खासकर रातों में, इसका उल्टा हो जाता है। जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है तो उसके पास की हवा भी ठंडी और भारी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है। ये गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है जो नीचे की ठंडी हवा को ऊपर उठने ही नहीं देती। नतीजा, शहर का सारा प्रदूषण, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का जहर, धूल, सब कुछ उस ठंडी हवा की परत में फंसकर रह जाता है। ओह, तो ये एक तरह का ट्रैप बन जाता है। एग्जैक्टली। हम उसी में सांस लेने को मजबूर हो जाते हैं। इसे ही तापमान व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। अच्छा, इसी अखबार में एक और खबर है कि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। क्या हम इसे इस प्रदूषण की समस्या के एक समाधान के तौर पर देख सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और ये दिखाता है कि समाधान एक आयामी नहीं हो सकता। UPSC में भी हमेशा समस्याओं के साथ साथ समाधान पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए, जब प्रदूषण सिवियर कैटेगरी में जाता है तो सरकार ग्रैप जैसे शॉर्ट टर्म उपाय करती है। स्कूल बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन रोक दो। ये जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ बैंडेड सॉल्यूशंस हैं। सही बात है। असली समाधान लॉन्ग टर्म सिस्टेमिक चेंजेस में है। दिल्ली मेट्रो का विस्तार उसी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का एक अहम हिस्सा है। जब आपके पास एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है तो लोग अपनी गाड़ियां घर पर छोड़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। सही है। सड़कों पर गाड़ियां कम होंगी
तो जाहिर है प्रदूषण भी कम होगा। बिल्कुल। तो हमने विकास और पर्यावरण के संतुलन की कोशिश देखी काजीरंगा में और उसके बिगड़ने के भयानक नतीजे देखे दिल्ली में। लेकिन इस पूरे इक्वेशन का एक तीसरा और शायद सबसे फाउंडेशनल पिलर है सुरक्षा। बिना स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, ना ही एनवायरमेंटल पॉलिसीज ठीक से लागू हो सकती हैं। और यही हमें हमारे तीसरे और आखिरी विषय किश्तवाड़ में शुरू हुए ऑपरेशन त्राशी पर लाता है। बिल्कुल। ये खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से है। वहां के एक ऊंचे पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक समूह को घेर लिया है, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये घटना सोननार नाम की जगह पर हुई, जो समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। 12,000 फीट। ये सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन है और इसका नाम ऑपरेशन त्राशी रखा गया है। तो यूपीएससी के लिहाज से इस खबर में क्या महत्वपूर्ण है? इसमें कई परतें हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी मतलब जीएस पेपर 3 के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो है लोकेशन, किश्तवाड़। ओके। पिछले कुछ सालों में जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर भारी दबाव बना, तो आतंकवादी संगठनों ने पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में यानी जम्मू के राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ जैसे इलाकों में फिर से पैर जमाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अच्छा, तो ये एक स्ट्रैटेजी शिफ्ट है। एक तरह से हाँ, ये इलाके घने जंगलों और मुश्किल पहाड़ों वाले हैं जो छिपने के लिए मुफीद हैं। तो किश्तवाड़ में ऑपरेशन होना इस बदलती हुई रणनीति का एक संकेत है। और इतनी ऊंचाई पर ऑपरेशन करने की अपनी चुनौतियां भी तो होंगी। जबरदस्त चुनौतियां। 12,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, मौसम पल पल बदलता है और टेरेन बहुत खतरनाक होता है। जवानों को न सिर्फ दुश्मन की गोली से बल्कि प्रकृति से भी लड़ना पड़ता है। और यहीं पर जॉइंट ऑपरेशंस की अहमियत समझ आती है। सेना के पास कॉम्बैट की एक्सपर्टीज है, तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के पास लोकल इंटेलिजेंस और जमीन की समझ होती है। जब ये दोनों बल मिलकर काम करते हैं तो ऑपरेशन की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अखबार में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, डिलिबरेट सर्च ऑपरेशन। ये सुनने में तो एक सामान्य सा शब्द लगता है, पर क्या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। डिलिबरेट शब्द बताता है कि ये ऑपरेशन अचानक या किसी इत्तेफाक से नहीं हुआ। अच्छा। ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा था जो ठोस खुफिया जानकारी यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस पर आधारित था। इंटरनल सिक्योरिटी में इंटेलिजेंस ही रीढ़ की हड्डी होती है। इसका मतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों ने शायद कई हफ्तों या महीनों तक जानकारी जुटाई होगी, और जब वो आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो गए, तब उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव नहीं। हमारे पास इकोनॉमी और गवर्नेंस से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेख हैं। एक तरफ देखिए तेलंगाना की वो रफ्तार है जो आंकड़ों में तो कमाल लगती है। हाँ, हेडलाइन नंबर्स तो बहुत इंप्रेसिव हैं। पर क्या वो जमीन पर भी उतनी ही मजबूत है? दूसरी तरफ ऊर्जा क्षेत्र का वो काया पलट है जो कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगता था। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच हमारे लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है जो खुद अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। तो इन तीनों कहानियों में ना भारत के भविष्य का एक बड़ा सवाल छिपा है, और आज हमारा मिशन है इन जटिल विषयों को सरल बनाना और परीक्षा के लिए इनके सबसे जरूरी पॉइंट्स को समझना। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये हेडलाइन नंबर्स के लिहाज से एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी लगती है। हाँ बिल्कुल। तेलंगाना जो 2014 में एक अलग राज्य बना, अब पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के बड़े राज्यों में सबसे ऊपर है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम थी 3.5 लाख रुपए। ये कर्नाटक और गुजरात जैसे स्थापित औद्योगिक राज्यों से भी ज्यादा है जी। एक दशक से भी कम समय में। ये तो एक शानदार उपलब्धि लगती है। बिल्कुल। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आंकड़ा जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हेडलाइन नंबर्स अक्सर पूरी कहानी नहीं बताते। हाँ, ये तो है। जब हम इन आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो एक बहुत ही अलग तस्वीर उभरती है। स्रोत बताते हैं कि इस जबरदस्त उछाल का जो इंजन है वो है मेट्रो हैदराबाद। मेट्रो हैदराबाद। हाँ, यानी हैदराबाद और उसका पड़ोसी जिला रंगारेड्डी, ये दोनों जिले मिलकर राज्य की लगभग आधी इकोनॉमी। हाँ, सिर्फ 2 जिले। हाँ, लगभग 47.5% जीएसडीपी इन्हीं 2 जिलों से आती है, जबकि ये राज्य के क्षेत्रफल का सिर्फ 8.7% हिस्सा है। अच्छा, तो इस बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं।
इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तेलंगाना की सक्सेस स्टोरी से ज्यादा हैदराबाद की सक्सेस स्टोरी है। आप बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ रही हैं। क्या हम कह सकते हैं कि विकास एक बहुत छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में सिमट कर रह गया है? बिल्कुल, ये एक हाइपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ है, और ये कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ ज्योग्राफियाई नहीं बल्कि सेक्टोरल भी है। अच्छा। इस ग्रोथ को मुख्य रूप से 2 सब सेक्टर्स चला रहे हैं। पहला है रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड बिजनेस सर्विस, जिसमें आईटी सेक्टर का बड़ा हिस्सा है, और दूसरा है ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। ये दोनों मिलकर तेलंगाना के सर्विसेज सेक्टर का लगभग 2/3 हिस्सा बनाते हैं। ओके। यहीं पर एक बहुत क्रिटिकल टर्म आता है जिसे स्रोत में अनहिंज्ड ग्रोथ कहा गया है। हाँ, यानी ऐसा विकास जो बाकी राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ही नहीं है, वो अपनी धुन में अपनी रफ्तार से भागे जा रहा है। अनहिंज्ड ग्रोथ, ये एक पावरफुल टर्म है। इसका जमीन पर क्या मतलब है? मतलब एक आम नागरिक के लिए या एक पॉलिसी मेकर के लिए इसका क्या असर दिखता है? इसका जमीन पर असर बहुत ही चौंकाने वाला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रंगारेड्डी जिला खुद है। 2006 में ये जिला भारत के 250 सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता था। 2006 में? हाँ, आज हैदराबाद से जुड़ने और आईटी बूम के वजह से ये भारत के सबसे अमीर जिलों में से है, जहां पर कैपिटा इनकम 9.5 लाख रुपए है। 9.5 लाख रुपए? जी, लेकिन बहुत बड़ा है। इसी रंगारेड्डी जिले से 2019 में एक नया जिला बनाया गया, विकाराबाद। आज विकाराबाद तेलंगाना में सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाला जिला है, सिर्फ 1.8 लाख रुपए। एक मिनट, ये तो अविश्वसनीय है। एक ही जिले के 2 हिस्से जो कुछ साल पहले तक एक थे, आज एक भारत के सबसे अमीर इलाकों में है और दूसरा राज्य के सबसे गरीब। जी, यही हकीकत है। ये तो सिर्फ असंतुलन या इम्बैलेंस नहीं है, है ना? ये तो विकास का एक पूरी तरह से टूटा हुआ मॉडल लग रहा है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा है, और यही अनहिंज्ड ग्रोथ का असली खतरा है। मतलब हैदराबाद की पूरी चमक दमक अपने ही पड़ोस के अंधेरे पे टिकी है, एक तरह से कह सकते हैं। और ये जीएस पेपर 3 के इंक्लूसिव ग्रोथ वाले टॉपिक के लिए एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी है। अच्छा। ये दिखाता है कि सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ाना या पर कैपिटा इनकम का एवरेज बढ़ाना काफी नहीं है। अगर विकास समावेशी, इंक्लूसिव नहीं है, तो वो अपने साथ गहरा सामाजिक तनाव, क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक मुश्किलें लेकर आता है। तो मेंस की परीक्षा में जब भी विकास के मॉडल पर सवाल आए, तो तेलंगाना का उदाहरण ये बताने के लिए एकदम सटीक है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। और हम सिर्फ हेडलाइन नंबर्स के जाल में नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल। तो तेलंगाना की कहानी हमें ये सिखाती है कि हेडलाइन नंबर्स के पीछे की हकीकत अक्सर ज्यादा जटिल और जरूरी होती है। चलिए अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिसके आंकड़े सालों तक सिर्फ निराशा ही दिखाते थे। हाँ, और ये कहानी उम्मीद जगाती है। लेकिन अब वहां की हेडलाइन स्टोरी पूरी तरह बदल गई है। एक ऐसा टर्न अराउंड जो लगभग नामुमकिन लगता था। मैं बात कर रही हूँ भारत की बिजली वितरण कंपनियों की, डिस्कॉम्स, जिन्हें हम डिस्कॉम्स कहते हैं। एक मिनट, डिस्कॉम्स और मुनाफा, ये दोनों शब्द तो एक साथ सुनने की आदत ही नहीं है। सही बात है। दशकों से ये तो सिर्फ भारी घाटे, कर्ज और सरकारी बेलआउट का दूसरा नाम रही हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन कंपनियों ने मिलकर 2,701 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। जी, ये हुआ कैसे? ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है, खासकर जब 2013-14 में इन्हें 67,692 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ये वाकई एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है, और जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सेक्शन के लिए एक बेहद पॉजिटिव केस स्टडी है। और ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में हुए सिलसिलेवार सुधारों का नतीजा है। ये मुनाफा इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरकारी डिस्कॉम्स ने अपने घाटे को FY23 से FY25 के बीच लगभग 80% तक कम कर दिया है। ये आंकड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ भी मेरा सवाल वही है, क्या ये मुनाफा टिकाऊ है, सस्टेनेबल है, या ये बस कुछ नियमों में बदलाव और अकाउंटिंग की बाजीगरी है? नहीं, क्योंकि डिस्कॉम्स की हालत सुधरने की खबरें हम पहले भी उदय स्कीम जैसी योजनाओं के तहत सुन चुके हैं, पर वो ज्यादा दिन टिकती नहीं। इस बार क्या अलग है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये स्केप्टिसिज्म जायज भी है। लेकिन इस बार का सुधार ज्यादा स्ट्रक्चरल लगता है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। ओके। पहला और सबसे बड़ा कारण है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल यानी AT&C लॉसेज में लगातार कमी। ये एफिशिएंसी का मामला है। लेकिन डिस्कॉम्स की सबसे बड़ी समस्या तो हमेशा से ये रही है कि वो बिजली खरीदती महंगी है
और बेचती सस्ती हैं, जी, खासकर राजनीतिक दबाव के चलते मुफ्त या सब्सिडाइज्ड बिजली देने की वजह से। क्या उस मोर्चे पर भी कुछ बदला है? आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रखा है। और यही हमारे टर्न अराउंड का दूसरा बड़ा कारण है, ACS ARR गैप का कम होना। ACS ARR गैप। हाँ, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड के बीच का अंतर। ACS है बिजली की प्रति यूनिट खरीद और सप्लाई की लागत, और ARR है उस यूनिट से होने वाली कमाई। ये अंतर 2013-14 में 0.78 रुपए प्रति यूनिट था, जो अब घटकर सिर्फ 0.06 रुपए प्रति यूनिट रह गया है। सिर्फ 6 पैसे प्रति यूनिट। इसका मतलब डिस्कॉम्स अब अपनी लागत वसूलने के लगभग करीब पहुंच गई हैं। ये तो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा बड़ा फैक्टर रहा है सरकारी हस्तक्षेप, खासकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर। सरकार इलेक्ट्रिसिटी लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स लेकर आई। अच्छा। पहले डिस्कॉम्स बिजली बनाने वाली कंपनियों को महीनों सालों तक पैसा नहीं देती थी, जिससे पूरा पावर सेक्टर संकट में था। इन नियमों ने डिस्कॉम्स को समय पर भुगतान करने के लिए मजबूर किया। तो इससे जेनरेटिंग कंपनीज को भी राहत मिली होगी। बहुत बड़ी राहत। उनका बकाया 96% तक कम हो गया है। इसने पूरे सेक्टर में एक पॉजिटिव साइकिल शुरू किया है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी, फाइनेंशियल गैप कम हुआ और पेमेंट डिसिप्लिन आया। ये वाकई स्ट्रक्चरल सुधार लगते हैं। जी। आगे का रास्ता क्या है? क्या ये मोमेंटम बना रहेगा? उम्मीद तो यही है। स्रोत बताते हैं कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2026 लाने की तैयारी में है, जिससे इस सेक्टर में और सुधार, खासकर कंपटीशन बढ़ाने और कंज्यूमर चॉइस देने पर जोर दिया जाएगा। मतलब ये मेंस के उत्तर में एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉइंट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। डिस्कॉम्स की समस्याओं के समाधान बताते हुए इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद इस बिल का जिक्र एक अच्छे कंक्लूजन के तौर पर किया जा सकता है। तो उस तरफ तेलंगाना में ग्रोथ का एक मॉडल है जो ऊपर से तो मजबूत दिखता है, पर अंदरूनी तौर पर उसमें दरारें हैं। और दूसरी तरफ डिस्कॉम्स का सेक्टर है जिसे बीमार माना जाता था, पर सही पॉलिसीज से उसे मजबूत किया जा रहा है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक हेल्थ के लिए पॉलिसीज और उन्हें लागू करने वाले इंस्टीट्यूशंस कितने जरूरी हैं। लेकिन तब क्या होता है जब इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाला लीडरशिप ही मौजूद ना हो? तब हम अपनी तीसरी खबर पर आते हैं, जो गवर्नेंस से जुड़ी है और सीधे सीधे GS पेपर 2 के स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज टॉपिक से संबंधित है। बिल्कुल। खबर है कि कई मीडिया संघों ने सरकार से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के लिए एक नया अध्यक्ष नियुक्त करने की अपील की है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का कार्यकाल पिछले महीने समाप्त होने के बाद से ये पद खाली है। जी। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? एक पद ही तो खाली है, कुछ समय में भर दिया जाएगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? देखिए, मामला सिर्फ एक पद के खाली होने से कहीं ज्यादा गहरा है। सबसे पहले ये समझना होगा कि PCI है क्या। ये संसद के एक एक्ट द्वारा बनाई गई एक स्टैट्यूटरी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। इसका दोहरा काम है प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और साथ ही ये सुनिश्चित करना कि पत्रकारिता ऊंचे नैतिक मानकों का पालन करे। इसे प्रेस का प्रहरी यानी वॉचडॉग ऑफ द प्रेस भी कहा जाता है। तो ये सिर्फ एक पद के खाली होने की बात नहीं है जैसा कि बाहर से लग सकता है। इसका असर क्या होता है जब इतने महत्वपूर्ण वॉचडॉग का मुखिया ही न हो? असर बहुत बड़ा है और संकट, जैसा मैंने कहा, कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत के अनुसार समस्या सिर्फ अध्यक्ष के पद के खाली होने तक सीमित नहीं है। अच्छा। 14वीं काउंसिल का कार्यकाल 1 साल पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन 15वीं काउंसिल का गठन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या? जी, यानी सिर्फ मुखिया ही नहीं, पूरी संस्था ही इस वक्त एक तरह से अधूरी और कमजोर है। ये एक संस्थागत संकट यानी इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस की ओर इशारा करता है। ये तो बहुत अजीब है। हम हर दिन मीडिया की आज़ादी, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, इन सब पर बहस करते हैं। हाँ, लेकिन जो संस्था इन सब पर नजर रखने के लिए बनी है वो खुद ही ICU में है। ये तो ऐसा है जैसे रेफरी के बिना ही मैच चल रहा हो और दोनों टीमें एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगा रही हों। आपकी एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की निगरानी करने वाली संस्था ही पूरी तरह से कार्यरत न हो, तो ये शासन यानी गवर्नेंस और लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मेंस की परीक्षा में इंस्टीट्यूशनल डीके या रेगुलेटरी बॉडीज की चुनौतियों पर पूछे जाने वाले सवालों में ये एक ताज़ा और बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे महत्वपूर्ण सांविधिक निकायों में नियुक्तियों में देरी उनके कामकाज को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है और उनके अस्तित्व के उद्देश्य को ही कमजोर कर सकती है। तो आज हमने 3 बहुत ही अलग
लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियों पर चर्चा की। हमने देखा कि तेलंगाना की आर्थिक सफलता के पीछे क्षेत्रीय असंतुलन की एक बड़ी चुनौती छिपी है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य पर सवाल उठाती है। सही बात है। हमने ये भी समझा कि कैसे सही नीतियों और दृढ़ इच्छा शक्ति से पावर डिस्कॉम्स जैसे बीमार सेक्टर को भी मुनाफे में लाया जा सकता है, जो गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण है। जी। और अंत में हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के उदाहरण से देखा कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों का खाली होना या कमजोर होना कितना खतरनाक हो सकता है, जो इंस्टीट्यूशनल हेल्थ के महत्व को रेखांकित करता है। आज हम 3 ऐसी खबरों की गहराई में उतरेंगे जो पहली नजर में बिल्कुल अलग लगती हैं। एक शिक्षा से जुड़ी है, एक सेहत से और एक संस्कृति से। लेकिन इन तीनों में एक धागा कॉमन है। बिल्कुल। तीनों कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे हमारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, मतलब हमारी जुडिशरी, हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स, किसी संकट के पैदा होने के बाद उस पर रिएक्ट कर रही हैं। एग्जैक्टली। और किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये एक बहुत ही जरूरी थीम है। आज की हमारी चर्चा इसी पर होगी कि ये रिएक्शंस क्या हैं, क्यों हो रहे हैं और इनसे गवर्नेंस पर क्या बड़े सवाल उठते हैं। हमारा मिशन है इन सोर्सेस को डिकोड करना। सिर्फ फैक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि उस एनालिटिकल फ्रेमवर्क के लिए जो मेंस और ऐसे पेपर्स में काम आएगा। बिल्कुल। तो हमारे सोर्सेज में है स्टूडेंट सुसाइड्स पर सुप्रीम कोर्ट के नए डायरेक्शंस, मध्य प्रदेश में गिलैन बरे सिंड्रोम का एक हेल्थ आउटब्रेक, और तमिलनाडु सरकार का एक नया नेशनल लिटरेरी अवार्ड। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जो शायद हर स्टूडेंट और पेरेंट को परेशान करता है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र आत्महत्या की बढ़ती दर को एपिडेमिक प्रोपोर्शंस कहा है, मतलब एक महामारी जैसा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, खासकर जब देश की सबसे बड़ी अदालत से आ रहे हो। ऐसा लगता है कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कोर्ट को सीधे सीधे इंटरवीन करना पड़ा। बिल्कुल। और कोर्ट ने सिर्फ चिंता नहीं जताई है, उन्होंने प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की कोशिश की है। और वो जड़ क्या है? सोर्सेज के मुताबिक कोर्ट का मानना है कि भारत में हायर एजुकेशन का मैसिफिकेशन हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा खुल गए हैं और प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली क्वांटिटी तो बढ़ गई पर क्वालिटी पीछे रह गई। हाँ, और इससे हुआ ये कि छात्रों पर एकेडमिक प्रेशर, सोशल प्रेशर और सबसे बढ़कर फाइनेंशियल प्रेशर कई गुना बढ़ गया है, राइट? और यही प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट इन त्रासदियों की वजह बन रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक सवाल पूछना है। पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके 9 डायरेक्शंस जारी किए हैं। जी। जैसे 4 महीने में सारी फैकल्टी पोजीशंस भरो, वीसीज की अपॉइंटमेंट 1 महीने में करो, स्कॉलरशिप्स 4 महीने में क्लियर करो। ये सब तो पॉलिसी डिसीजंस लगते हैं। क्या ये काम जुडिशरी का है? Isn't this the job of the government, the executive? And that is the $1,000,000 question for any governance paper aspirant. यहीं पर ये मुद्दा गवर्नेंस के लिहाज से क्रिटिकल हो जाता है। तो आपका क्या मानना है? आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। ट्रेडिशनली ये काम एग्जीक्यूटिव का ही है, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव किसी भी वजह से इन गैप्स को फिल करने में नाकाम रहता है या देरी करता है, और उसके नतीजे में लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर असर पड़ता है। एग्जैक्टली। जैसे आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ, जिसमें अ लाइफ ऑफ डिग्निटी भी शामिल है, तब जुडिशरी को स्टेप इन करना पड़ता है। इसी को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अच्छा, तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये नहीं कि जुडिशरी सरकार चलाना चाहती है, बल्कि ये कि वो एग्जीक्यूटिव द्वारा छोड़े गए वैक्यूम को भर रही है। प्रिसाइजली, इट्स अ रिस्पॉन्स टू अ गवर्नेंस गैप। अब देखिए, कोर्ट कोई नई पॉलिसी नहीं बना रहा है, वो बस मौजूदा ऑब्लिगेशंस को लागू करवा रहा है। बिल्कुल। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में महीनों तक वाइस चांसलर का न होना, ये एग्जीक्यूटिव प्रोसेस का फेलियर है। कोर्ट ने बस उस पे एक टाइमलाइन लगा दी है। और मेंटल हेल्थ वाला डायरेक्शन, वो तो और भी जरूरी है। नेशनल टास्क फोर्स का सर्वे कहता है कि 65% इंस्टीट्यूशंस में मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं ही नहीं। 65%? दैट्स अलार्मिंग। है ना? तो कोर्ट का ये निर्देश कि रेजिडेंशियल HEIs के 1 किलोमीटर के दायरे में 24/7 मेडिकल सपोर्ट हो, वो इसी डेटा पर एक डायरेक्ट रिएक्शन है। आई सी। तो ये एक करेक्टिव मेजर है। चलिए, इसे सीधे एग्जाम से जोड़ते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट जीएस पेपर 2 के लिए इसे फ्रेम करना चाहे तो कैसे करेगा? देखिए, GS पेपर 2 के लिए तो ये क्लासिक केस स्टडी है। सीधा सवाल आ सकता है, जुडिशियल इंटरवेंशन इन द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैज बिकम अ रिकरेंट थीम, क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। और क्रिटिकली एनालाइज में तो दोनों पक्ष बताने होंगे। एब्सोल्युटली।
फॉर में आप वही तर्क देंगे जो हमने अभी डिस्कस किया, फंडामेंटल राइट्स, एग्जीक्यूटिव लेथार्जी, गवर्नेंस गैप। और अगेंस्ट में? अगेंस्ट में आप सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करेंगे। आप कह सकते हैं कि नीयत अच्छी है, पर इससे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। और इससे जुडिशियल ओवररीच का सवाल भी खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और इम्प्लीमेंटेशन का भी। हजारों कॉलेजों में इन 9 निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, इसे मॉनिटर कौन करेगा? जुडिशरी के पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो है नहीं। ये बहुत ही न्यूएंस्ड एनालिसिस है। और एथिक्स पेपर, जीएस पेपर 4 के बारे में क्या? एथिक्स में ये इंस्टीट्यूशनल एथिक्स और कंपैशन पर एक ब्रिलियंट केस स्टडी है। सोचिए, सवाल आता है, आप एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं जहां स्टूडेंट सुसाइड के कई मामले हुए हैं, आप क्या कदम उठाएंगे? वाह। और ये 9 डायरेक्शंस तो वहां एक मॉडल आंसर का ब्लूप्रिंट बन सकते हैं। आप इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब की बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप एक कंपैशनेट इकोसिस्टम बनाने की बात कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक ही खबर पर फॉर्डर मल्टीपल पेपर्स के लिए है। इंडीड। तो यहाँ जुडिशरी एक क्राइसिस पर रिएक्ट कर रही है। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जहां हमें गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव का रिएक्शन देखने को मिलता है। यस, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइसिस। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में गिलियन बारे सिंड्रोम और जीबीएस का एक आउटब्रेक हुआ है। जी, ये एक बहुत गंभीर स्थिति है। 2 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और 18 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब जीबीएस कोई आम बीमारी तो है नहीं, ये है क्या आखिर? जीबीएस एक रेयर पर गंभीर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब? सिंपल टर्म्स में समझें तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, जिसका काम हमें बीमारियों से बचाना है, वो गलती से हमारे ही नर्वस सिस्टम पर, हमारी नसों पर हमला करने लगता है। तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ही बॉडी के खिलाफ हो जाता है। हाँ, इससे मसल वीकनेस, नमनेस और सिवियर केसेस में पैरालिसिस तक हो सकता है। ओके। अब सोर्सेज बताते हैं कि सरकार का रिस्पांस काफी तेज था। एक स्पेशल वार्ड बनाया गया, मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया, रेड क्रॉस को भी इन्वॉल्व किया गया और राज्य सरकार इलाज का पूरा खर्च भी उठा रही है। सुनने में तो ये सब बहुत प्रोएक्टिव और एफिशिएंट लगता है। बिल्कुल। जो इमीडिएट रिस्पांस है, जिसे हम इमरजेंसी रिस्पांस कहते हैं, वो कमेंडेबल है। और जांच भी हो रही है। हाँ, ब्लड, फूड और वाटर के सैंपल्स हैदराबाद, कोलकाता, पुणे की टॉप लैब्स में भेजे गए हैं। दिल्ली से एक नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम भी आ रही है। ये दिखाता है कि स्टेट और सेंटर के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है। यस। और मुझे यहाँ एक गहरा सवाल पूछना है। जरूर। एक जिला अस्पताल, स्पेशल वार्ड के साथ भी क्या जीबीएस जैसे कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड होता है, जहां आईसीयू, वेंटिलेटर्स, न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है? दैट्स अ फैंटास्टिक पॉइंट। कहीं ये आउटब्रेक हमारे टीयर्ड हेल्थ केयर सिस्टम की कमजोरी तो नहीं दिखाता, खासकर नॉन मेट्रो इलाकों में? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। Yes. ये सिचुएशन हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है। तो इमीडिएट रिएक्शन तो अच्छा है, पर सिस्टम की कैपेसिटी, एग्जैक्टली। मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाना ही इस बात का संकेत है कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर शायद क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के लिए काफी नहीं है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए की टेकअवे सिर्फ ये नहीं है कि सरकार ने तेजी से काम किया। नॉट एट ऑल। जीएस पेपर 2 हेल्थ या जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए की टेकअवे इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस है। मतलब एक एस्पिरेंट को प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की बात करनी चाहिए। और डिजीज सर्वेलेंस की भी। बिल्कुल। हमें ये 18 मामले कैसे पता चले? क्या हमारे पास एक रोबस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है, या बात तब खुली जब स्थिति गंभीर हो गई? तो एक अच्छा जवाब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डायग्नोस्टिक और क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज को बेहतर बनाने के सुझाव देगा, ताकि बड़े शहरों के टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स पर निर्भरता कम हो। तो ये फिर से हमारी मेन थीम से जुड़ता है, रिएक्ट करने के बजाय एक प्रोएक्टिव सिस्टम बनाना। प्रिसाइजली। ये आउटब्रेक हेल्थ डिजास्टर्स पर एक लाइव एग्जाम्पल है। प्रीलिम्स में तो जीपीएस पर ही सीधा सवाल आ सकता है कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है या ऑटो इम्यून, राइट? सो हमने जुडिशरी का रिएक्शन देखा, एग्जीक्यूटिव का रिएक्शन देखा। अब हमारी तीसरी कहानी। हाँ, और ये रिएक्शन है कल्चरल पॉलिटिक्स के एक मुद्दे पर। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने एक नए नेशनल लिटरेरी अवार्ड की घोषणा की है, सेम्मोलई साहित्य पुरस्कार। जी, शुरुआत में 7 भारतीय भाषाओं के लिए 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार के साथ। ऑन द फेस ऑफ इट ये साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन
इसके पीछे की कहानी कुछ और है ना? ओह एब्सोल्युटली। ये अवार्ड एक वैक्यूम में अनाउंस नहीं हुआ है, इसका कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? सोर्सेस के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की सूची फाइनल होने के बाद भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इंटरफेरेंस के कारण घोषणा रद्द कर दी गई। अच्छा। उन्होंने कहा कि कला और साहित्य में राजनीतिक हस्तक्षेप डेंजरस है। ये नया अवार्ड उसी के जवाब में है। तो ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तमिलनाडु सरकार एक तरह से कह रही है, अगर आप हमारे लेखकों और भाषाओं को सम्मान नहीं देंगे तो हम अपना प्लेटफॉर्म खुद बना लेंगे। यस, इट्स एन असर्शन ऑफ कल्चरल ऑटोनॉमी। और यहीं से ये यूपीएससी सिलेबस के लिए बेहद रेलेवेंट हो जाता है। कैसे? हम अक्सर फेडरलिज्म की बात फाइनेंशियल रिलेशंस जैसे जीएसटी या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के संदर्भ में करते हैं, लेकिन ये कल्चरल फेडरलिज्म का एक प्राइम एग्जाम्पल है। कल्चरल फेडरलिज्म, ये एक पावरफुल टर्म है। तो क्या हम सेंटर स्टेट टेंशंस में एक नया फ्रंट खुलता देख रहे हैं, जो अब कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी के डोमेन में जा रहा है? ये पूरी तरह से नया तो नहीं है। भाषा हमेशा से एक मुद्दा रही है, पर ये अब और ज्यादा मुखर हो रहा है। और जीएस पेपर 2 के लिए तो ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। बिल्कुल। सेंटर स्टेट रिलेशंस पर सवाल आ सकता है। डिस्कस द इमर्जिंग डिमेंशंस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। हाउ इज कल्चरल फेडरलिज्म शेपिंग द पॉलिटिकल डिस्कोर्स? और इस सवाल के जवाब में तमिलनाडु के इस अवार्ड का उदाहरण देना एक बेहतरीन कंटेम्पररी एग्जाम्पल होगा। इससे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि राज्य अपनी पहचान को असर्ट करने के लिए कल्चरल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे जीएस पेपर 1 से भी जोड़ सकते हैं। जरूर। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर में आप राज्यों की भूमिका पर बात कर सकते हैं एज पेट्रन्स ऑफ आर्ट। जो भूमिका पहले राजा महाराजा निभाते थे, वो अब आधुनिक लोकतंत्र में राज्य सरकारें निभा रही हैं। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में चल रही 3 बहुत ही दिलचस्प हालचालों पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही अलग सी कहानी बता रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की जहां पुराने नियम मतलब तोड़े जा रहे हैं और बड़े देश अपने हितों के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो आज हम 3 घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे। पहली, गाजा में शांति के लिए बने एक खास बोर्ड में भारत को मिला निमंत्रण। दूसरी तरफ अमेरिका अपने ही नेटो सहयोगियों को, यूरोपीय देशों को ग्रीनलैंड न बेचने पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। जी, ये बहुत ही अजीब बात है। और तीसरी, इन सबके बीच यूरोप का एक अहम देश पोलैंड भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत करना चाहता है। तो एक तरफ दोस्ती का हाथ, दूसरी तरफ धमकी, और तीसरी तरफ एक नई साझेदारी की तलाश। बिल्कुल। चलिए इस उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली खबर से ही शुरू करते हैं जो पश्चिम एशिया से आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा का हिस्सा बनने के लिए न्योता दिया है। जी। सुनने में तो ये एक बड़ा कदम लगता है, लेकिन इस बोर्ड का असली मकसद क्या है और इसमें भारत की मौजूदगी के क्या मायने हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ये बोर्ड ट्रंप प्रशासन की उस शांति योजना का हिस्सा है जिसका मकसद गाजा पट्टी के लिए एक नया गवर्नेंस स्ट्रक्चर तैयार करना है। नया गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब हमास से अलग? बिल्कुल, जो हमास के नियंत्रण से पूरी तरह अलग हो। योजना ये है कि गाजा का प्रशासन अस्थायी रूप से एक टेक्नोक्रेटिक अपॉलिटिकल पैलेस्टीनियन कमेटी को सौंपा जाएगा। एक मिनट, टेक्नोक्रेटिक अपॉलिटिकल कमेटी, इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब है एक ऐसी समिति जिसमें राजनेता नहीं बल्कि विशेषज्ञ होंगे, प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। अच्छा, जैसे अर्थशास्त्री या इंजीनियर? जी बिल्कुल, अर्थशास्त्री, इंजीनियर, शहर नियोजक। मकसद ये है कि राजनीति से दूर रहकर सिर्फ गाजा के विकास और प्रशासन पर ध्यान दिया जाए। और इसी समिति के कामकाज की निगरानी ये बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा करेगा। समझ गए। तो ये बोर्ड एक तरह का सुपरवाइजरी पैनल होगा, लेकिन इसमें कौन-कौन शामिल होगा और इसका नेतृत्व कौन करेगा? इसका नेतृत्व खुद राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। उनके साथ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और कुछ अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी शामिल करने की योजना है। और इस बोर्ड के एक और बहुत बड़ा काम होगा, गाजा के पुनर्निर्माण यानी रीडेवलपमेंट के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग आएगी उसको मैनेज करना। ओके। ये व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अपना सुधार कार्यक्रम यानी रिफॉर्म प्रोग्राम पूरा नहीं कर लेती।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अमेरिका को इस बोर्ड में भारत की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सिर्फ इस योजना को एक वैधता देने के लिए या इसके पीछे कोई और जियोपॉलिटिकल वजह है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। यहाँ 2-3 बातें समझने वाली हैं। पहला, भारत की भागीदारी इस अमेरिकी योजना को एक गैर पश्चिमी और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय वैधता देगी। भारत की एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की छवि है और फिलिस्तीन के साथ उसके ऐतिहासिक रूप से अच्छे संबंध भी रहे। सही बात है। तो ऐसे में भारत की मौजूदगी से अरब देशों के बीच इस योजना की स्वीकार्यता बढ़ सकती है। और दूसरा, यह पश्चिम एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने की एक कोशिश भी हो सकती है। और भारत का इस पर क्या रोक है? क्या हमने ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया है? सूत्रों के मुताबिक निमंत्रण भारत को मिल चुका है, लेकिन नई दिल्ली ने अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है। अच्छा। भारत बहुत सोच समझकर कदम उठाएगा। इसी से जुड़ी एक और अहम बात है, अमेरिका एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF बनाने पर भी काम कर रहा है। ओके। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि भारत इसका हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले कोई शांति सेना नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ISF में शामिल न होने का फैसला भारत की विदेश नीति के बारे में क्या बताता है, खासकर UPSC के छात्रों के लिए? ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। भारत की पारंपरिक नीति रही है कि वो केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा अप्रूव्ड शांति मिशनों में ही अपनी सेना भेजता है। राइट। किसी एक देश या गठबंधन के सैन्य अभियान का हिस्सा बनना भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ जाता है। तो बोर्ड में शामिल होने का विचार करना एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, लेकिन सैन्य बल में शामिल ना होना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहना है। बिल्कुल। UPSC के छात्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि भारत कैसे वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, लेकिन अपनी मूल नीतियों से समझौता किए बिना। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है। बिल्कुल। एक तरफ वैश्विक जिम्मेदारी निभाने का मौका और दूसरी तरफ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने की चुनौती। चलिए अब उस अजीब सी खबर पर आते हैं जी। जहां एक तरफ अमेरिका भारत को एक अहम मंच पर बुला रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने ही सबसे पुराने सहयोगियों को खुलेआम धमकी दे रहा है। मामला ग्रीनलैंड से जुड़ा है। जी हाँ, ये एक ऐसी घटना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों को भी हैरान कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी समेत 8 यूरोपीय देशों को धमकी दी है कि अगर डेनमार्क उन्हें ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं देता तो उन पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। क्या मतलब 1 फरवरी से सभी सामानों पर 10% और फिर जून से 25%? जी हाँ, बिल्कुल। यह तो अविश्वसनीय लगता है। मतलब जमीन खरीदने के लिए आप अपने ही सैन्य सहयोगियों पर आर्थिक हमला कर देंगे। लेकिन अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर इतना उत्सुक क्यों है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रीनलैंड की भू राजनीतिक और आर्थिक अहमियत बहुत ज्यादा है। पहला, आर्कटिक में उसकी लोकेशन। ओके। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं। जो भी ग्रीनलैंड को नियंत्रित करेगा उसका इन रूट्स पर दबदबा होगा। सही बात है। दूसरा, ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज पदार्थों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार होने का अनुमान है, जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। और तीसरा, सैन्य दृष्टिकोण से भी ये एक महत्वपूर्ण आउटपोस्ट है। क्या अमेरिका ने पहले भी इसे खरीदने की कोशिश की है? हाँ, ये दिलचस्प है कि ये कोई नई इच्छा नहीं है। अमेरिका ने 1946 में भी डेनमार्क से ग्रीनलैंड को $100 मिलियन में खरीदने की पेशकश की थी। अच्छा। लेकिन तब और आज के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। तब ये एक डिप्लोमेटिक ऑफर था, आज ये एक आर्थिक धमकी है। तो इस धमकी का नेटो जैसे गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? ये सभी देश तो नेटो के सदस्य हैं, जो एक दूसरे की रक्षा के लिए बने हैं। यहीं पर यह मामला बहुत गंभीर हो जाता है। ये नेटो की एकता की नींव पर ही हमला है। अगर सदस्य देश एक दूसरे पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने लगें तो सैन्य सहयोग की बात तो बेमानी हो जाती है। ये रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने की उनकी सामूहिक क्षमता को भी कमजोर करता है। तो यूरोपीय देशों का क्या कहना है? उन्होंने इसे अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत बताया है। ये ट्रांस अटलांटिक संबंधों में, मतलब अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में आई दरार को और गहरा करेगा। और क्या यूरोप के पास इसका जवाब देने का कोई तरीका है, या उन्हें अमेरिका की बात माननी पड़ेगी? नहीं, यूरोप असहाय नहीं है। उनके पास एक एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट है। ये एक नया कानूनी हथियार है जो यूरोपीय संघ को ऐसी किसी भी आर्थिक धमकी का जवाब देने की शक्ति देता है। अच्छा। इसके तहत अमेरिकी कंपनियों, खासकर बड़ी टेक कंपनियों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह एक बड़े ट्रेड वॉर में बदल सकता है।
ये पूरी घटना यूपीएससी के नजरिए से किन कॉन्सेप्ट्स को सामने लाती है? यहाँ जीएस पेपर 2 के लिए कई की कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार का शस्त्रीकरण। जब आप अपने आर्थिक दबदबे का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करते हैं। बिल्कुल। दूसरा कॉन्सेप्ट है नियो इंपीरियलिज्म, यानी नव साम्राज्यवाद, जहां एक शक्तिशाली देश आर्थिक दबाव से दूसरे के क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता है। और सबसे बड़ा प्रभाव है रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर हमला। रूल्स बेस्ड ऑर्डर और पावर बेस्ड ऑर्डर में क्या अंतर है? इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा स्पष्ट करेंगे? जरूर। रूल्स बेस्ड ऑर्डर का मतलब है एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों और WTO जैसी संस्थाओं के नियमों के आधार पर चलती है। मतलब जहां नियम सबके लिए बराबर हैं। जी, चाहे देश छोटा हो या बड़ा। इसके विपरीत पावर बेस्ड ऑर्डर का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां सबसे शक्तिशाली देश अपनी मर्जी से फैसले लेता है और दूसरों को उन्हें मानने के लिए मजबूर करता है। सही कहा। अमेरिका का ये कदम दुनिया को एक पावर बेस्ड ऑर्डर की तरफ धकेल रहा है, जिसका भारत हमेशा से विरोध करता आया है। तो ये तो साफ है कि पश्चिमी गठबंधन के भीतर एक बड़ा मंथन चल रहा है और शायद इसी वजह से यूरोप के देश अब भारत जैसी शक्तियों के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें हमारी तीसरी और आखिरी खबर पर लाता है, पोलैंड का भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने का प्रयास। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की की भारत यात्रा और उनके बयान इसी बदलते वैश्विक समीकरण को दर्शाते हैं। उन्होंने एक बहुत ही दमदार बात कही, सीमाएं टैंकों या आतंकवादियों द्वारा तय नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत और कानूनी प्रक्रियाओं से तय होनी चाहिए। यह बयान तो सीधे सीधे रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में है, लेकिन इसका एक संदेश भारत के लिए भी छिपा है, जो खुद सीमा विवादों का सामना कर रहा है। यकीनन ये एक सिद्धांत की बात है जो भारत के रुख से मेल खाती है। पोलैंड, जो रूस का पड़ोसी है और यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक, ये कहकर भारत को एक वैचारिक साझेदार के रूप में देख रहा है। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर आज यूक्रेन में बल प्रयोग को स्वीकार कर लिया गया, तो कल दुनिया में कहीं भी कोई शक्तिशाली देश अपने पड़ोसी पर ऐसा कर सकता है। लेकिन भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर पश्चिमी देशों की कुछ आपत्तियां रही हैं। इस पर पोलैंड के विदेश मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने इस पर एक बहुत ही सधा हुआ और डिप्लोमेटिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पोलैंड इस बात से खुश है कि भारत ने धीरे धीरे रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करनी शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी माना कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सबसे संबंध रखने होंगे। लेकिन फिर उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत इस सिद्धांत को मानता है कि जंगल का कानून एक अच्छी दुनिया नहीं बना सकता। तो ये एक तरह से बहुत सधे हुए शब्दों में भारत को एक इशारा था। जी। लेकिन क्या ये कहना पोलैंड के लिए आसान नहीं है? उनका इतिहास और उनकी भौगोलिक स्थिति रूस को लेकर उन्हें खास नजरिया देती है। भारत की ऊर्जा जरूरतें और रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध बहुत अलग हैं। ये एक वाजिब सवाल है और शायद अब वे इसे बेहतर समझने लगे हैं। पहले यूरोप का रुख काफी आलोचनात्मक था, लेकिन अब वे भारत के बैलेंसिंग एक्ट को स्वीकार कर रहे हैं। मतलब वे समझ रहे हैं कि भारत को सीधे सीधे किसी एक खेमे में नहीं धकेला जा सकता। बिल्कुल। इसीलिए अब वे रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर भारत को एक आकर्षक विकल्प देना चाहते हैं। इसी कड़ी में EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA की बात भी आती है। हाँ, वो FTA वाला मामला तो कई सालों से अटका हुआ है। उस पे क्या प्रगति हुई? सिकोरस्की ने उम्मीद जताई कि इस पर जल्द ही हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने माना कि कृषि जैसे कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां मतभेद हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुल मिलाकर भारत और EU का 2 अरब लोगों का संयुक्त बाजार एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। तो यूपीएससी के छात्रों के लिए इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज क्या हैं? पहला, ये इंडिया यूरोप संबंधों में एक नए अध्याय का संकेत है। यूक्रेन संकट के बाद यूरोप अपनी सुरक्षा और सप्लाई चेन के लिए चीन और रूस पर निर्भरता कम करना चाहता है और भारत को एक स्वाभाविक साझेदार के रूप में देख रहा है। दूसरा, ये भारत की विदेश नीति के लचीलेपन को दिखाता है। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा में विविधता ला रहे हैं और वैश्विक दबावों को समझते हुए भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए हुए हैं। और तीसरा, FTA का महत्व। जी, ये भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा है, जो सफल होने पर भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट देगा। तो आज की हमारी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो काफी जटिल है। एक तरफ भारत का वैश्विक कद बढ़ रहा है
और गाजा जैसे जटिल मुद्दे पर उसकी राय मांगी जा रही है। दूसरी तरफ पुरानी व्यवस्था जिसमें अमेरिका और यूरोप एक साथ खड़े दिखते थे, उसमें दरारें पड़ रही हैं। सही बात है। और इस बदलती दुनिया में भारत अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय हित और वैश्विक सिद्धांतों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जी बताइए। आज के इस दौर में जहां वैश्विक गठबंधन बदल रहे हैं और आर्थिक दबाव एक हथियार बन गया है, भारत अपनी संतुलनकारी शक्ति यानी बैलेंसिंग पावर की अनूठी स्थिति का उपयोग कैसे कर सकता है? एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या भारत सिर्फ अपने हितों की रक्षा करेगा या वो इस ताकत का इस्तेमाल एक ज्यादा स्थिर और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में भी कर सकता है? एक बेहतरीन सवाल। और इसी विचार के साथ हम आज की गहन चर्चा समाप्त करते हैं। आज की इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और श्रुतिपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरी चर्चा के PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद। जय हिंद।